Hello everyone, my name is Shivam Singh and I'm starting this channel to solve some of the ITG's conceptual questions and also discuss the concepts behind it. So let's start this video. I'll start this video with the friction force concepts. We'll discuss the friction force concepts and then we'll move to the problems. फ्रिक्शन फोर्स न्यूटन ने जब इसको कंसेप्चुलाइज किया बिफोर दैट ही हैज़ given one law which is called Newton's first law, that if any body is in motion, right, it will be in motion until unless some external force is applied, or if anybody is on rest, it will be on rest until unless its external force is applied. बट होता क्या है रियल लाइफ में, जब हम कोई बॉडी मूव करते हैं ऑन द सर्फेस, then after some time what happens, it stops, right? So that means कि कोई external force लग रहा है, and in this case the external force was named as the friction force जो न्यूटन ने conceptualize किया. And then friction force was nothing but जो जब दो सरफेस आपस में एक दूसरे से इंट्रैक्ट करते हैं, then on their atomic and molecular level they have the rough surfaces between them, and in order to break this intermolecular bond, which sometimes happen through the at electrons level, कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरी इलेक्ट्रॉन के इतना पास आ गया है कि देयर इज अ रिपल्सन फोर्स, बट दे आर सो क्लोज दैट one electron can have the attraction feeling with the nucleus of the another materials. So all combined, this force has been named as a friction force. And this friction force, Newton said कि जितना ही हैवी ऑब्जेक्ट होता है, जितना ही हैवी ऑब्जेक्ट होता है, उतना ही ज़्यादा ये फ्रिक्शन फोर्स लगता है. तो दैट मीन्स उसका जो वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ टू द फ्रिक्शन फोर्स. एंड इसी को नॉर्मल फोर्स भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट वॉज हैपन टू हैव दैट द फ्रिक्शन फोर्स, और जो उसका वेट एक्ट करता था टू बी एट द परपेंडिकुलर. सो वी ऑलवेज टेक, जब भी फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं हम देखते हैं कि जो नॉर्मल वेट है, जो वेट नॉर्मल डायरेक्शन में है वो कितना है, या फोर्स जो नॉर्मल डायरेक्शन में है वो कितना है, और इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट म्यू दिया गया, विच इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. मैं यहाँ पे ज़्यादा लिखूँगा नहीं, विल फोकस ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम. सो और मेरी लैंग्वेज जो है वो पर्टिकुलर नहीं होगी, तो बेयर विथ मी. ऑल्सो वी हैव नोटिस कि जब भी मोशन में होती है कोई चीज़, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन फोर्स होता है विच इज़ कॉल्ड म्यू के, एंड जब रेस्ट पे होती है कोई चीज़ which is called static friction, coefficient of frictional force, and generally mu s is greater than mu k. Okay, just a fact. Okay, so let's discuss कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से friction force आते हैं, and how to find the friction force and the normal component of the weight or the force, and how to solve the problem. सो एक सिनेरियो आप एज्यूम करिए कि जब जो म्यू होता है ये आपका जनरली एक्सपेरिमेंटेटिव रिजल्ट से ही मिलता है, राइट. जब दो सरफेसेस के बीच में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनका म्यू पता चलता है. ये डिपेंड करता है कि उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा है, विच फर्दर डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया कैसा है, राइट. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप कहीं जा रहे हैं और आपको कुछ मीटर तक रेत मिलती है, सैंड, राइट. एंड देन आपको एक कुछ क्ले रोड मिलती है, एंड देन आपको सीसी कंक्रीट वाली रोड मिलती है, एंड देन आपको बिटुमेन रोड मिलती है. लेट्स से जनरली इसका म्यू क्या होता है, 0.33 के आस 0.37 0.33, इसका 0.30 और 3, सो समथिंग लाइक दैट, राइट. तो आप समझो जो म्यू रेत का है, सैंड का है, वुड बी वो काफ़ी ज़्यादा होगा, बिकॉज उसके जो
ग्रैनुलर हैं उसमें सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बढ़ जाएंगे और यहाँ पे म्यू आर ज़्यादा होगा, और उसका थोड़ा सा कम, एंड देन इसका सबसे कम, एंड देन इसका थोड़ा सा उससे ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना हो कि कौन से एरिया में अगर बंदा चल रहा है तो उसको ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो रेत वाले में उसको ज़्यादा लगेगा, क्लेई में उससे थोड़ा सा कम, सीसी में काफ़ी कम, और बिटुमिन में सीसी से थोड़ा ज़्यादा और क्लेई से थोड़ा कम। जब कोई बंदा कोई हैवी वेट उठाता है, ठीक है, आई नो द डायग्राम इज़ नॉट अप टू द मार्क बट लेट्स से ओके, ये कोई सिलेंडर उठा रहा है, इसका पेट थोड़ा सा, तो जब ये उठाता है तो क्या करता है, ये अपनी तरफ पुश करता है और इसको ऊपर उठाने की ट्राई करता है। क्यों इसको पुश करना पड़ता है? बिकॉज इसके वेट की वजह से नीचे आता है एंड फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगता है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको ऊपर उठाना है तो फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाना होगा ना। फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा, इज द नॉर्मल फोर्स। तो इसका जो नॉर्मल फोर्स है जो ये अपनी तरफ पुश करता है, दैट इज़ द नॉर्मल फोर्स। इसलिए आप देखते हैं जब भी भारी सामान उठाना होता है लोग पुश करते हैं अपनी तरफ और वो धीरे धीरे ऊपर उठता जाता है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। Another scenario is on inclined plane. Let's say if there is a block which is coming because of its weight का जो inclined component है, तो यहाँ भी फ्रिक्शन अपोज करता है मोशन को, लगेगा, एंड वी हैव टू फाइंड द नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक है। जो वेट का नॉर्मल कंपोनेंट होगा आई थिंक उससे मल्टीप्लाई करने पे फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। अनदर सिनेरियो वी कैन टेक इज दैट जब पुल्ली पे वी पुल आउट सम वेट यूजिंग रोप, जैसे यहाँ पे कोई वेट है और हम पुल्ली से पुल कर रहे हैं, रस्सी से पुल कर रहे हैं थ्रू पुल्ली। सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि वेट की वजह से रस्सी में टेंशन आता है, ठीक है। एंड दिस टेंशन व्हाट हैपेंस, अब यहाँ पे जब रस्सी और पुल्ली मिलते हैं तो देयर इज़ अ फ्रिक्शन फोर्स अगेंस्ट इट्स मोशन। छोटा कंपोनेंट है इसलिए मैंने लिनियर दिखाया है, और इस टेंशन की वजह से इसका एक कंपोनेंट जो नॉर्मल वेट आता होगा, थोड़ा डायग्राम उल्टा सीधा हो गया, बट ये जिस टेंशन की वजह से आप जब पुल करते हो टेंशन, तो एक नॉर्मल कंपोनेंट इसका आता है विच बिकम्स द नॉर्मल टू फ्रिक्शन फोर्स, वही फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाता है, राइट। तो हम वहाँ से इस नॉर्मल कंपोनेंट टेंशन का जो नॉर्मल कंपोनेंट है म्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई करके एफ निकाल सकते हैं। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस some of the problems. Okay, I hope I'm clear. Thank you.